हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा के Q4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम पूरे साल का परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि FY21 वर्सेस FY22। साथ ही साथ हम असेट क्वालिटी में कैसा परफॉर्मेंस है वो देखेंगे और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी देखेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से, और ये जितने भी फिगर्स है ये इन करोड़ से है। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि बैंक जो अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करता है और जो एडवांसेस है उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है या फिर कोर इनकम है वो 17.6% से इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद बैंक की जो अदर इनकम है वो 34% से इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल टोटल इनकम 18.7% से इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं बैंक की कोर इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ओवरऑल हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद खर्चे देख लेते हैं। बैंक के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, ऑफिस चलाने के जो दूसरे खर्चे हैं वो, उसमें हमें 26% से खर्चे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो बैंक के जो टोटल खर्चे हैं वो हमें टोटल इनकम से ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बैंक का वो 12.7% से इंक्रीज़ हुआ है। खर्चे ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज देख लेते हैं। पिछले साल 734 करोड़ के प्रोविजंस देखने को मिल रहे थे, जो कि ये क्वार्टर में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हमें डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 306 करोड़ के प्रोविजंस नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे पिछले साल कुछ 453 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो बैंक ने वापस से रिवर्स कर दिए। यानी कि पिछले साल उन्होंने ये शो किया था कि भाई यहाँ पे बैड डेट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस साल वो चीज़ बैंक ने रिवर्स कर दी है, और उसी के साथ साथ प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट में भी। और यहाँ पे एडिशनल जो है वो हमें 187 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो पॉजिटिवली 306 करोड़ के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 64% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 1682 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 2767 करोड़ हो गया है, यानी कि 64.5% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो बैंक की डेफिनेटली जो टोटल इनकम है उसमें डबल डिजिट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कोर इनकम है अदर इनकम के अलावा उसमें भी हमें अच्छी खासी डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसलिए है क्योंकि प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो बैंक का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसमें हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 12 या 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक बार हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि Q4 वर्सेस Q3। यहाँ पे मैं आपको कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करें तो वो ये है कि बैंक के जो खर्चे हैं वो फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, अदर इनकम में ज़बरदस्त ग्रोथ है, और प्रोविजंस में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं FY22 वर्सेस FY21। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 9.6% से इंक्रीज़ हुई है, और जो अदर इनकम है वो 27% से इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल टोटल इनकम में हमें 13.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लियरली बोल सकते हैं कि बैंक की जो इनकम है वो हमें बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर हम बैंक के खर्चे देखें तो यहाँ पे 29% से हमें खर्चे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। फुल ईयर बेसिस पे भी बैंक के खर्चे अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद अगर हम बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, यानी कि टोटल इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, तो उसमें हमें 2.45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लियरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि खर्चे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। नेक्स्ट प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का डेटा देखें तो 2459 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 690 करोड़ हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 72% से प्रोविजंस डिक्रीज़ हुआ है। क्लियरली इसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23.8% की ग्रोथ है।
सो फुल ईयर बेसिस पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई ओके ओके परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे बैंक के खर्चे हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें सिर्फ 2.45% की ग्रोथ है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसलिए ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि प्रोविजंस हमें 70% से डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट बैंक की असेट क्वालिटी के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। सो जीएनपीए जो है बैंक का वो 7,426 करोड़ से डिक्रीज होकर 6,470 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और परसेंटेज टर्म्स में 3.25 से 2.34% हो गया है। नेट एनपीए 1.21% से 0.64%। उसी के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जीएनपीए 2.71 से 2.34% हो गया है, और 0.79 से 0.64% नेट एनपीए हो गया है। सो यहाँ पे अगर हम असेट क्वालिटी की बात करें तो क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक का प्रोडक्ट सेगमेंट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे उससे पहले कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम कोई भी बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे रिस्क एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई बैंक कोई अलग से बिज़नेस कर रही है, सारी बैंक ऑलमोस्ट एक ही बिज़नेस करती है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बैंक किन लोगों को लोन दे रही है और वहाँ पे उस लोन में कितना ज़्यादा हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। क्या वो सिक्योर्ड लोन है, क्या वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिक्लिकल नेचर की इंडस्ट्री है, क्या बैंक ऐसे कस्टमर्स को दे रही है जिनका रिस्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो बैंकिंग सेक्टर को अगर आप एनालाइज करते हो तो वहाँ पे आपको बैंक का रिस्क तभी पता चलेगा जब आप बैंक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखोगे, और उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सेगमेंट्स को बैंक लोन दे रही है वो रिस्की है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम होम लोन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की ग्रोथ है। और एक चीज़ हम सब जानते हैं कि होम लोन हमें काफ़ी सेफ सेगमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का मॉर्गेज देखने को मिलता है। सो कभी भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक उसे सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये टोटल पोर्टफोलियो में 26% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट होम लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यील्ड बहुत हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल लोन है यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा का सिक्योर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 9% कंट्रीब्यूट करता है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% ग्रोथ है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज हो गया। सो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 43% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18%। सो ये सेगमेंट भी हम काफ़ी सेफ सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली इसमें डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर 40% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% ग्रोथ है। नेक्स्ट कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 10% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद यहाँ पे आप एग्रीकल्चर डिवीजन, ट्रैक्टर फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग और एसएमई का भी डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो ये सिक्लिकल नेचर की हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है। सो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि भाई बैंक ने कितना टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट 11% का हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस जो है यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है टोटल लोन बुक का, यानी कि टोटल लोन बुक अगर 2,71,000 करोड़ की है तो माइक्रो फाइनेंस ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अराउंड 23% के आसपास है, और यहाँ पे हमें 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। सो कॉर्पोरेट बैंकिंग में हम बोल सकते हैं हमें ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कॉर्पोरेट बैंकिंग काफ़ी रिस्की सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे बैंक लोन देती है, और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो बैंक की बुक्स पे उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर बैंक सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर रही है तो उसे हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिलती है 30-40% की, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि भाई बैंक कहीं रिस्की लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट सेगमेंट टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। सो कंक्लूजन का सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि कोटक महिंद्रा के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली है। पहला ये है कि प्रोविजंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरा, असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, और तीसरा ये है
कि बैंक के जो एक्सपेंसेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो आज के दिन बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि आरबीआई ने जो रेट इंक्रीज़ किया था उसकी वजह से ओवरऑल हमें प्रेशर देखने को मिला। उसके बावजूद भी अगर हम कोटक महिंद्रा का देखें तो काफ़ी पॉजिटिव हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे हमें कल के दिन परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स हमें मार्केट आवर्स के बाद देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कल के दिन मार्केट कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। क्योंकि आप यहाँ पे खुद चार्ट पैटर्न देख सकते हो। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। एक महीने का देखोगे तो आपको -1.5%, कभी ऊपर कभी नीचे। 6 मंथ्स का आप देखोगे तो 16% की गिरावट। उसके बाद 1 साल का देखोगे तो आप थोड़ा सा हमें पॉजिटिव या फिर कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल का देखते हो तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हो तो ऑलमोस्ट 74,000% के रिटर्न्स है। सो डेफिनेटली पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और आप जो डेली वॉलेटिलिटी है उसको देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये हाइंड साइड में देखना बहुत आसान लगता है कि भाई हाँ चलो ये चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है तो इस कंपनी को जाके खरीद लो। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है, बट बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं खास करके बात करूँ तो होल्ड करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे अगर सेफ़ तरीका ये है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन अपना बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 to 6% अपना एलोकेशन करना चाहिए, और वो भी सिर्फ सेफ बैंक में। अगर आपको रिस्की बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो HDFC और कोटक महिंद्रा सबसे बेस्ट बैंक है, और उसमें भी अगर आपको रिस्क अपना कम करना है तो अपना एलोकेशन आप कम से कम रख सकते हो। और यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म में कि भाई आपका कैपिटल सेफ रहे तो आप इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। बाकी सब पर्सन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है, किसी को कम रिस्क लेना पसंद है। उसके हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। और यहाँ पे मैं आपको क्यों 4 से 5% एलोकेट करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप जितना सही तरीके से एलोकेट करोगे उतना आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो, और उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी। अगर आप ब्लाइंडली 15% 20% किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे और उस बिज़नेस में कभी ना कभी तो ऊपर नीचे हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे कोई भी बिज़नेस हो। अगर आप इतना ज़्यादा एलोकेट करोगे तो आप पैनिक में आके हमेशा उसको सेल कर दोगे, और उसके बाद वापस से जब बिज़नेस रिकवर होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपने क्यों उसे सेल कर दिया। हमेशा आपको बैलेंस करके एलोकेशन करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सको, और जब गिरावट हो तो पैनिक में आके आप उसे बिल्कुल भी सेल ना करो, और उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना एलोकेशन इंक्रीज़ भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोज़ को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।